दिसंबर 2025 की ताजा खबरों के अनुसार भारत सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर और उसमें बड़े बदलाव करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी बिल पेश किया है। सरकार ने इस बिल के तहत काम के दिनों की गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान किया है। विपक्षी दलों ने महात्मा गांधी का नाम हटाकर रामजी जोड़ने पर कड़ा विरोध जताया है और इसे नाम बदलने की सनक करार दिया है। भारी हंगामे के बीच यह बिल 18 दिसंबर 2025 को लोकसभा से और उसके बाद राज्यसभा से पारित हो गया है। सरकार का कहना है कि यह बिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और भ्रष्टाचार रोकने में मदद करेगा। यह मुद्दा वर्तमान में राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है क्योंकि विपक्ष इसे राष्ट्रपिता के अपमान से जोड़कर देख रहा है। बिहार की नीतीश सरकार इस समय दो प्रमुख कारणों से चर्चा में है। पहली बड़ी खबर दिसंबर 2025 में उनके द्वारा लॉन्च किए गए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम की है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां देने और राज्य में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन जैसे 3 नए विभागों का गठन किया गया है। दूसरी ओर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की घटना को लेकर नीतीश कुमार विवादों में घिरे हैं। विपक्ष इस कृत्य को व्यक्तिगत गरिमा का उल्लंघन बताकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार प्रभावित डॉक्टर 20 दिसंबर को अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह घटना काफी गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 20 दिसंबर 2025 उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कोडीन कफ सिरप कांड में गिरफ्तार आरोपियों का सीधा संबंध सपा से होने का दावा किया और कहा कि अपराधियों के चेहरे पर खून है, लेकिन वे आईना साफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वैश्विक निवेशकों से मुलाकात की और 6,500 रुपए करोड़ के निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया। राज्य में धान खरीद का नया रिकॉर्ड बना है। अब तक 4 लाख से अधिक किसानों से 25 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। सीएम योगी 21 दिसंबर को लखनऊ में यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति दिसंबर 2025 में भी चिंताजनक बनी हुई है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI लगातार गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, जिससे धुंध की मोटी परत छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार स्थानीय उत्सर्जन और मौसमी बदलावों के कारण प्रदूषकों का बिखराव नहीं हो पा रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के कड़े चरणों को लागू किया है, जिसके तहत निर्माण गतिविधियों पर रोक और BS पेट्रोल व BS डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। भारत के उत्तरी राज्यों में इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग IMD के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से यातायात और उड़ानों पर असर पड़ रहा है। मध्य भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में भी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20I मैच बुधवार 17 दिसंबर 2025 को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में घने कोहरे और खराब दृश्यता के कारण बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोहरे के कारण रद्द होने वाला अपनी तरह का एक दुर्लभ मामला था। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। मैच शाम 7 बजे शुरू होना था, लेकिन कोहरे के कारण टॉस में देरी हुई। अंपायरों ने कई बार 6 निरीक्षणों तक स्थिति का जायजा लिया, लेकिन विजिबिलिटी में कोई सुधार नहीं हुआ। मैच को अंततः रात 9:25 बजे आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया। इस निर्णय से स्टेडियम में मौजूद हजारों निराश प्रशंसकों ने टिकट के पैसे वापस करने की मांग की। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन OCA ने घोषणा की है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले दर्शकों को टिकट की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। U19 एशिया कप भारतीय अंडर 19 टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है, जहां उनका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। विजय हजारे ट्रॉफी। रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती मैचों में मुंबई की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। शार्दुल ठाकुर को टीम की कप्तानी मिली है। युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा सहित कई हस्तियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की है।
आज यानी 20 दिसंबर 2025 को सराफा बाजार में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिला है। वैश्विक आर्थिक संकेतों और डॉलर की मजबूती के कारण सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 76,000 रूपए से 77,500 रूपए प्रति 10 ग्राम के बीच बना हुआ है। वहीं चांदी की कीमतों में भी औद्योगिक मांग में कमी के चलते सुस्ती देखी जा रही है। वर्तमान में चांदी 90,000 रूपए से 92,000 रूपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों में बदलाव और निवेशकों के रुख से आगामी दिनों में कीमतों में और बदलाव संभव है। दिसंबर 2025 में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद बांग्लादेश एक बार फिर गंभीर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की चपेट में है। 12 दिसंबर को ढाका में चुनावी अभियान के दौरान हादी को सिर में गोली मारी गई थी, जिसके बाद 18 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने द डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे प्रमुख अखबारों के दफ्तरों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी, जिससे कई पत्रकार घंटों फंसे रहे। उग्र भीड़ ने भारतीय दूतावास की ओर बढ़ने की कोशिश की और चकाव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पथराव किया। मेमनसिंह में एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसे अंतरिम सरकार ने मॉब लिंचिंग करार देते हुए कड़ी निंदा की है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शांति की अपील की है, जबकि फरवरी 2026 में होने वाले प्रस्तावित चुनावों से पहले तनाव चरम पर है। भारत और ओमान के बीच व्यापारिक संबंध 2025 में नई ऊंचाइयों पर है, जहां दोनों देश $12 बिलियन से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हालिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर बातचीत अंतिम चरण में है, जिससे भारतीय निर्यातकों को ओमान के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलने की उम्मीद है। भारत मुख्य रूप से ओमान को चावल, खनिज ईंधन और मशीनरी निर्यात करता है, जबकि ओमान से पेट्रोलियम तेल और उर्वरकों का आयात किया जाता है। ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ अब दोनों देश ग्रीन हाइड्रोजन और डिजिटल भुगतान UPI जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। ओमान में 6,000 से अधिक भारतीय संयुक्त उद्यम सक्रिय है, जो रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाते हैं।